हेलो, हेडिंग लिखो थिन लेंस रिफ्रैक्शन। अब क्लास के बाद लिखो थिन लेंस रिफ्रैक्शन। थिन लेंस रिफ्रैक्शन देखो ये है। अरे शांत रहो प्लीज, शांत रहो, शांत। अरे इधर देखो, हेडिंग है थिन लेंस रिफ्रैक्शन। मान लो ये किस तरीके से मैंने सरफेस बना दिया। इस सर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इस लेंस का μ2 है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इस सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। और इसमें ये जो थिकनेस दिया गया है ना t है, और कह रहा है कि t इज वेरी स्मॉल। अरे इधर देखो भाई, अरे इधर देखो, अरे चश्मे वालों इधर देखो, तुम ही से कह रहा हूँ, इधर ताक झाक कर रहा हो। तो थिन लेंस का मतलब होता है ना कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस और इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बीच की दूरी बहुत कम हो, तो उसको थिन लेंस कहते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट को मान लो मैंने यहाँ पे रखा है, तो उससे रेज ऐसे जाएगी, फिर इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी, फिर इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी, फिर ऐसे आएगी, तो इसका इमेज ना यहाँ पे बनेगा। अब ये डिस्टेंस मान लो u है, ये डिस्टेंस सपोज करो v है, तो मुझे इस u v में रिलेशन निकालना है। देखो तो मैंने क्या किया कि इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा, इस सरफेस पे, फिर इसका जो इमेज बनेगा इसके लिए बनेगा ऑब्जेक्ट। चलो अब इस पे लिखते हैं, जस्ट आगे वाला μ2 जो कि μ2 है, μ2 अपान v1 माइनस जस्ट जरा μ1 डिवाइड बाई ये दूरी u। अच्छा लिखना चाहिए माइनस u, बट चूंकि मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ इसलिए माइनस साइन यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जब हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज करना होगा ना, उसमें हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, u की जगह पे माइनस u प्लेस करेंगे। तभी फॉर्मूला बना, क्योंकि हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इधर है तो तुमने माइनस यू लिखा, क्या पता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता, रेज ऐसी आती तो प्लस यू लिखते। तो इसलिए मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूँ। एक बार फॉर्मूला जनरेट हो गया तो हम लोग अंतिम में क्या यूज करेंगे, साइन कन्वेंशन। तो μ2 अपान v माइनस μ1 अपान u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r1। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस r1 किया, साइन कन्वेंशन फिर भी नहीं लिखा। भाई ये कर्व सरफेस इधर है तो आपने प्लस लिख लिया, क्या पता कर्व सरफेस ऐसा होता तब माइनस करना पड़ता, इसलिए मैंने वेरिएबल रहने दिया, r1 रहने दिया। जब फिर हम फॉर्मूला बना लेंगे, जब उसका यूज करेंगे तो साइन कन्वर्जन यूज करेंगे, जब तक फॉर्मूला जनरेट करते हो कोई साइन कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अब सुनना, इस सरफेस पे लगाएंगे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, तो आगे वाला μ2 जो कि μ3 है, तो μ2 अपान फाइनल v माइनस μ1, इसके जस्ट इधर वाला μ1 जो कि μ2 है, डाउट होगा तो रोकना, जस्ट आगे वाला μ2 जस्ट पीछे वाला μ1, तो जस्ट आगे वाला μ2 माइनस μ2 डिवाइड बाई u। अच्छा इस सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस सरफेस का इमेज है, और इस सरफेस से जो इमेज बना है अगर वो v1 दूरी पे बना है, v1 दूरी पे, तो उसमें t को जोड़ने का कोई मीनिंग ही नहीं है। t इज वेरी वेरी स्मॉल, कहा था ना थिन लेंस। इसका मतलब इस सरफेस का अगर इमेज v1 दूरी इधर है तो उसकी दूरी इस सरफेस से भी v1 ही होगी। भाई v1 माइनस t लिखोगे बट t इज नेग्लिजिबल, दैट मींस v1, तो मैं यहाँ लिख लिया v1 बिना साइन कन्वेंशन का इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई इस सरफेस का r प्लस r2 कर दिया, साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहा हूँ, जोड़ दो, कैंसिल आउट हो गया। इससे देखो क्या बनेगा, μ3 अपान v माइनस μ1 अपान u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 μ2 माइनस μ2 माइनस μ1 अपान r1। रुको अभी, हाँ μ3 माइनस μ2 प्लस μ3 माइनस μ2 डिवाइड बाई r2, ये बन गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा याद करने का तरीका देखना। कितने बार रिफ्रैक्शन हुआ है, 2 बार, 1 2, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है,
तो ये 2 बार ऐड होगा। देखो अब तक हम जो फॉर्मूला लिखते थे उसमें एक ही रिफ्रैक्शन लगाते थे, तो ये एडिशन एक ही बार आता था, 2 बार नहीं आता था। देखो एक बार फॉर्मूला तो एक बार एडिशन आया, एक बार फॉर्मूला एक बार एडिशन आया, बट 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ तो 2 बार एडिशन आया। अभी कैसे यूज हुआ देखना। जो अंतिम रिफ्रैक्शन है, अंतिम अंडरलाइन है, जो अंतिम रिफ्रैक्शन है उसके आगे वाले को हम म्यू2 जैसे फॉर्मूला पता है, म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u प्लस म्यू2 माइनस म्यू1 बाय r, जो में रटा हुआ है, उस फॉर्मूले का हेल्प लेते हैं इसको पाने के लिए। तो उस फॉर्मूले में अंतिम रिफ्रैक्शन के जस्ट आगे वाला म्यू2 कहलाता है, तो म्यू2 का रोल म्यू3 प्ले करेगा, तो म्यू3 अपॉन v माइनस जो पहला रिफ्रैक्शन है उसके जस्ट लेफ्ट वाला म्यू1 कहलाएगा। तो इस रिफ्रैक्शन के जस्ट म्यू1 डिवाइड बाई u इज इक्वल टू 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ और रेज इधर जा रही है, तो आगे वाला म्यू2 पीछे वाला म्यू1 होता है, रेज जा रही है, तो इस रिफ्रैक्शन का म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r1 और इस रिफ्रैक्शन का म्यू3 माइनस म्यू2 अपॉन r2 जोड़ दिया। अब साइड क्वेश्चन लगा दो, आंसर दे देगा। तो अगर थिन लेंसेज हैं, अगर बीच दूरी बहुत ही कम है, अब मुझे कोई कहे कि इमेज कहाँ बनेगा, तो हमें हर बार रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी। जहां फाइनल और इनिशियल की बीच की दूरी नेग्लिजिबल है, तो फाइनल की इधर वाला म्यू2 जैसा ट्रीट करेगा, इनिशियल इधर म्यू1 जैसा ट्रीट करेगा, और सीधे म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u इक्वल्स टू 10 बार रिफ्लेक्शन हुआ है तो 10 बार ये जोड़ के लिख देंगे, एक ही बारे में आंसर दे देगा। ठीक है, कॉपी करो फिर क्वेश्चन पे आता है। हो गया, हटा है। अब क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो इस तरीके से लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करो ये म्यू1 है 4, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है 3, इधर सपोज करो एयर है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो 2, और रेडियस ऑफ कर्वेचर तीनों ही सरफेस का एग्जैक्टली सेम है 40 सेंटीमीटर। देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, तीनों का ही एग्जैक्ट 40 है। और एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा है जिसका डिस्टेंस है यहाँ से सपोज करो 20 सेंटीमीटर। कॉपी करो। Find distance of final image from lens system. Find distance of final image from lens system. Find distance of final image from lens system. लेंस सिस्टम से फाइनल इमेज की दूरी कितनी है। तो देखो क्या करेंगे, एक रेज ऐसे चला दो, ऐसे एक रफ रेज चला दिया, कहा कि इमेज बना यहाँ पे, इमेज बना यहाँ पे। अच्छा इसमें एक लाइन लिख रहा, इस फॉर्मूले को लगाने की कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि इनिशियल और फाइनल रिफ्लेक्शन के बीच की दूरी नेग्लेजिबल होना चाहिए। देखो इनिशियल और फाइनल की बीच की दूरी नेग्लेजिबल होना चाहिए, लगा देंगे। देखो तो इस फॉर्मूले के नीचे डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रिफ्रैक्शन मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल या नेग्लेजिबल। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रिफ्रैक्शन शुड बी नेग्लेजिबल। Distance between initial and final refraction should be negligible. Should be negligible. Distance between initial and final refraction should be negligible. Should be negligible. अब आते हैं इस पे, देखो फिर वही। अच्छा इनिशियल रिफ्रैक्शन ये है, फाइनल रिफ्रैक्शन ये है, तो इसके बीच की दूरी स्मॉल है क्योंकि थिन लेंस से डिफॉल्ट केस में थिन माना जाता है। देखो अगर ये बीच की दूरी दिया ही नहीं है तो थिन ही होगा, क्योंकि अगर जरूरत पड़ेगी तो है कितना पता नहीं है तो तुम थिन मानो, डिफॉल्ट केस का मतलब। और अदरवाइज अगर ये थिन नहीं होता तो ये दूरी दिया गया होता, 10 सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर दिया होता, जब दिया ही नहीं तो थिन मान के काम चलाएंगे। तो ये इनिशियल ये फाइनल दोनों के बीच की नेग्लिजिबल है। अब देखो लाएंगे वो जब अंतिम वाला म्यू2 जो कि 2 है, देखो अंतिम रिफ्लेक्शन के आगे वाला म्यू2 और इनिशियल रिफ्लेक्शन इधर वाला म्यू1 कहलाएगा। तो जस्ट आगे वाला म्यू2 अपान भी माइनस इनिशियल के इधर एयर है तो 1 डिवाइड बाई ये दूरी -20 इज इक्वल टू। अब इस रिफ्लेक्शन पाएंगे रेज ऐसे जा रही है ना, तो अब आगे वाला म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r1 म्यू2 माइनस 3 बार जोड़ेंगे, 3 बार रिफ्लेक्शन में आगे वाला 4 -1 r1 इधर है
तो 40 प्लस, अब इस रिफ्लेक्शन का आगे वाला μ2 3 है, माइनस μ1 4 है, और इसका r उधर है -40 प्लस यहाँ पे आगे वाला μ2 माइनस इधर वाला μ1 3 और इसका r इधर है 40। बस सॉल्व करोगे आंसर दे देगा। ठीक है, बस जो आएगा सो आंसर आएगा। v की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज रियल होगा, v की वैल्यू नेगेटिव आती है इमेज वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, डाउट है इसके अंदर? एकदम अंतिम वाला μ2 इनिशियल वाला μ1 लिख के 3 बार रिफ्लेक्शन 3 में जोड़ेंगे 10 बार रिफ्लेक्शन 10 बार जोड़ेंगे। और अगर मैं इसको प्रॉपर मेथड में जाता तो टाइम लगता, इसका इमेज निकालता, फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाता, फिर इसका इमेज, इसका ऑब्जेक्ट लेता, लिखना पड़ता। ठीक है, हटाए, लिखा क्या बीच वाले का ना? अरे इधर है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, मान लो ऐसा होता, ये एक प्लेन सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेस का मान लो 40 है, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे रख दिया और ये डिस्टेंस दिया गया 20 सेंटीमीटर, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2 है, μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 सपोज करो 3 के बराबर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मत करो 4 के बराबर है, और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, और ये जो डिस्टेंस है ये दिया गया सपोज करो 10 सेंटीमीटर। अब कॉपी करो, ये लेंस सिस्टम है, आगे 3 लेंस है जिसका थिकनेस नहीं दिया गया, और इधर एक बड़ा सा थिकनेस दिया गया है, और फिर ये ऑब्जर्वर है। तो इस ऑब्जर्वर को जो फाइनल इमेज दिखाई देगा वो इस प्लेन सरफेस से कितनी दूरी पे दिखाई देगा, क्वेश्चन है। या ऑब्जेक्ट से दूरी लिख लेते हैं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज, 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 डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज। फिर रेज चलाएंगे ऐसे, ये रेज रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर आँख पे जाएगी। अच्छा बताओ, अगर ये फाइनल है और ये इनिशियल है तो क्या इसके बीच में वो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि थिक हो गया। बट एक बार बताओ, इसके ये इनिशियल मान लो और इसको फाइनल मान लो, तो क्या इसके बीच में लगा सकता हूँ? एकदम, क्योंकि इसके बीच में दूरी नेग्लिजिबल है। तो मैं एक काम करूंगा, इससे सीधे इमेज बना लूंगा और वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बना दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। तो जहां तक हम थिन लेंस लगा सकते हैं वहां तक लगाएंगे, और जहां पे लगा नहीं पाएंगे कोई बात नहीं, उस इमेज निकाल के उसका ऑब्जेक्ट बना के काम चला लेंगे। अरे इसमें अपरेंट डेप्थ निकालना में दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि ये कर्व सरफेस है ना, हम अपरेंट डेप्थ ढूंढना पड़ता है प्लेन सरफेस से। अरे हम लोग एच अपरेंट जो पढ़ते हैं एच अपान में, वो उसके लिए पढ़ते हैं जहां सरफेस क्या हो, प्लेन हो। हमने कर्व सरफेस के साथ बिल्कुल नहीं पढ़ा है। ठीक है, कर्व सरफेस वो नहीं लगता, अगर कर्व सरफेस लगता तो फॉर्मूला क्यों चलता, म्यू टू अपान वी माइनस म्यू अपान आर इक्वल्स टू म्यू टू माइनस वन बाई आर। ठीक है, एच अपरेंट इक्वल्स टू एच अपान म्यू, इट इज ओनली वैलिड फॉर प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है, जबकि ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमेशा वैलिड है। सही है, तो देखो ये इनिशियल डिस्टेंस है और ये फाइनल डिस्टेंस है, और एचसीबी के जो होमवर्क है ना वो साथ साथ करते रहना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 30 तारीख तक जितना तुमने होमवर्क किया वो बेस्ट है। 30 के बाद क्या होगा कि तुम रिवीजन में जाओगे ना, तो जो होमवर्क किए रहोगे वो फायदा होगा। तो हमेशा साथ साथ होमवर्क बहुत जरूरी है, ये नहीं कि अब 30 के बाद होमवर्क देखा जाएगा, तब तो उधर का टाइम बस तुम लड़ाई के मैदान में रहोगे। यहाँ पे तुम तैयारी कर रहे हो, जैसे कि लड़ाई के मैदान में जाने से पहले ना राजा सेना घर के अंदर तैयारी करता था, फिर लड़ाई में घुस गया, अब वहाँ तैयारी नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ मारपीट होती है। 30 तारीख के बाद बस यही बचेगा तुम्हारे सामने कि तुमको भेज दिया जाएगा मार्केट में, लड़ो। अब वहाँ तुम कहो कि सामने वाला रुको थोड़ा सा, मुझे अपना तलवार सही करना है, तो रुकेगा नहीं। तो 30 तक ही होमवर्क करना है, चाहे तुम 15 दिन ही क्यों ना बचे हो, होमवर्क 30 तक करना है। तो एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ना होता है। अब देखो, अब ये इनिशियल ये फाइनल है, जस्ट आगे वाला म्यू टू कितना है 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे म्यू टू
अपान v1 माइनस जस्ट इसका इधर v1 2 है डिवाइड बाय ये दूरी 20 इधर है तो इसलिए माइनस 20 इज इक्वल टू 2 बार रिफ्रैक्शन है तो आगे वाला म्यू2 3 माइनस इधर वाला 2 एंड डिवाइड बाय इसका r इधर है प्लस 40 प्लस आगे वाला म्यू2 4 है जस्ट इधर वाला म्यू1 3 है और उसका r उधर है इसलिए माइनस 40। देखो जहां तक थिन है वहां तक हम थिन रिफ्लेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहां से सॉल्व करके v1 बताओ कितना आएगा, कितना आएगा? v1 आ गया -40। ठीक है, अब ये जो है ये इमेज रोल प्ले करे, ऑब्जेक्ट रोल प्ले करेगा इस सरफेस के लिए। अब इस सरफेस में तुम चाहो तो अपर एंड डेप्थ का पता लगा सकते हो, ठीक है, बट मैं रिपीट करता है जब भी कंफ्यूजन हो अपर एंड डेप्थ लगाने में सीधे इस फॉर्मूले का यूज करो, क्योंकि हो सकता है कि तुमसे मिस्टेक हो जाए, तो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला सीधे लगा दो। तो जस्ट आगे वाला म्यू2 कितना है इधर का, ये तो दिया ही नहीं है, एयर मान लो, इसके एयर मान लो, तो इसके इधर वाला म्यू2 1 माइनस म्यू1 जस्ट इसके इधर 4 सॉरी म्यू2 अपान भी माइनस जस्ट म्यू1 कितना है 4 अपान यू की जगह पे क्या लिखे -50, क्योंकि -40 मतलब यहाँ से 40 और ये 10 और -50 इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाई आर, प्लेन सरफेस का आर सॉल्व कर दो, आ गया -50 बाई 4 25/2 12.5 सेंटीमीटर। बट ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस पूछा गया था, तो यहाँ ये 12.5 बता रहा कि इधर से 12.5, तो इससे दूरी तो देखो ये 20 ये 10 30, तो 30 में से घटा देंगे क्या 12.5 कितना आएगा 17 आंसर, और इमेज होगा वर्चुअल, क्योंकि इधर बन रहा है रिफ्लेक्टेड इधर है। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? सही है, v की वैल्यू माइनस साइन के बराबर आई है, कंफर्म किया कि वो इधर बनेगा तो इसके बीच के इधर निकाल लिया। ठीक है, लिखो अगली हेडिंग, फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंसेस, फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंसेस। फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंसेस, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंसेस हटाओ। देखो फोकल लेंथ को डिफाइन किया गया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे चलती है तो उसके बाद जहां पे कट मारेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, उसकी दूरी ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ कहलाएगी। और ऑप्टिकल सेंटर होता है जो बीच लेंस का जो बीच का पॉइंट होता है ना, उसका ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। जैसे कोई पूछे कि इसका ऑप्टिकल सेंटर तो ये, जैसे जो पोल होता है ना यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर। कोई पूछे कि यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बताइए इसका, तो इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ये है और इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ये, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं जो उधर पोल का केस होता है। अब इसमें लिखेंगे केस 1, लिखना केस 1 when both side medium are different, लिखो तो केस 1 both side medium are different, both sides medium are different, दोनों साइड अगर मीडियम अलग अलग है तो केस 1 both side medium are different। तब इस क्वेश्चन के थ्रू इसको बताया जाता है। देखो इस केस में क्या होता है ना, जब दोनों साइड मीडियम डिफरेंट होता है, और डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज चलेगी, वो जिधर कट मारेगी प्रिंसिपल एक्सिस को वो फोकस है, तो रेज इधर से भी तो चल सकती है इधर से भी चल सकती है, ऐसा थोड़ी क्या कि नहीं इधर ही चलेगी, भाई दोनों साइड चल सकती है। तो इधर की रेस इधर कट मारेगी तो इधर ही फोकल लेंथ कहलाएगी, और इधर की रेस इधर कट मारेगी इधर ही फोकल लेंथ कहलाएगी। अच्छा हम पाते हैं कि अगर दोनों साइड मीडियम सेम है तो फिर ये लेंथ और ये लेंथ सेम आता है, लेकिन इधर का मीडियम अलग अलग हो गया, तो इधर की रेस कहीं और कट करेगी, इधर का लेंथ रेस कहीं और कट करेगी, तो दो फोकल लेंथ आता है। अगर दोनों साइड में मीडियम अलग अलग है तो किसी भी लेंस सिस्टम का दो फोकल लेंथ होता है, और दोनों साइड अगर मीडियम सेम है तो किसी भी लेंस सिस्टम का एक ही फोकल लेंथ होता है। सिमेट्री बता रही है कि इधर के मीडियम सेम है तो इधर की रेस चल इधर से चलो, दोनों से होना चाहिए, और जब दोनों साइड मीडियम अलग अलग है तो थोड़ा बहुत दिमाग कह रहा है कि शायद हो सकता है अलग अलग हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो क्वेश्चन के थ्रू करेंगे।
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 2 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करो 1 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया सपोज करो ये 3 दिया गया, देखो तो। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आगे वाले सरफेस का मैंने, इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने 40 सेंटीमीटर मान लिया, और इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो क्वेश्चन में दिया गया है 20 सेंटीमीटर। कॉपी करो। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम, और ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम, 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 फाइंड फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने रेस इधर से दिखाया, पैरेलल रेस, इधर से एक रेस पैरेलल दिखाई, फिर रिफ्रैक्ट होगा, फिर रिफ्रैक्ट होगा, फिर यहाँ पे ये बनेगा फोकल लेंथ F1 जब इधर से रेस चलेगी तो। अच्छा ये थिन लेंस है क्योंकि 20 की दूरी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जस्ट आगे वाला म्यू टू 1, म्यू टू अपार F1, म्यू टू अपार F1 माइनस म्यू 1 2 डिवाइड बाई यू क्या होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से रेजर इन्हें पैरेलल इन्फिनिटी से आती है यू इनफाइनाइट, तो जस्ट आगे वाला म्यू टू 1 अपान भी माइनस म्यू 1 2 एंड डिवाइड बाय यू इनफिनिटी इज इक्वल टू, अब दो बार लिखना पड़ेगा, दो रिफ्रैक्शन, आगे वाला म्यू टू 3 2 डिवाइड बाय इसका आर इधर है तो प्लस 40 प्लस यहाँ पे आगे वाला 1 माइनस इधर वाला 3 एंड डिवाइड बाय इसका आर उधर है इसलिए माइनस 20। सॉल्व कर दो, बताओ F1 कितना आएगा फोकल लेंथ। कितना F1 8 प्लस 8, ठीक है प्लस 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब ये सही है ना, प्लस 8 का मतलब है कि इधर की जो रेंज आएगी वो ऐसे जाएगी, प्लस का मतलब क्या होता है इधर मीट करेगी ना, तो सही तो है, इधर की जो रेंज आएगी ऐसे वो रिफ्लेक्ट होगी फिर यहाँ पे मिलेंगे ऐसा, कॉन्वेक्स लेंस जैसा है। क्यों बढ़ जाएगी, प्लस 8 आया है ना, ये माइनस 8 आता तब तो ऐसे जाके ऐसे होती, क्यों जाएगा, प्लस 8 का मतलब क्या होता है मैच साइन कन्वेंशन, प्लस का मतलब इधर की रेंज इस पे मैच मिलेगी, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे आता है, ठीक है, अब राइट साइड, अगर मान लो इधर से मैं रेस दिखाता हूँ रिफ्लेक्ट होगी फिर यहाँ पे आएगी, अब जस्ट आगे वाला म्यू टू, ये म्यू टू आगे वाला 2 है तो म्यू टू अपान ये दूरी F2 मान लेते हैं, अपान F2 माइनस म्यू 1 1 है इज इक्वल टू आगे वाला म्यू टू 2 माइनस 3 अपान आर इसका इधर है प्लस 40, ये 3 है 1 है इसका आर उधर है प्लस 20। फिर वही चीज मैच साइन कन्वेंशन में तभी से बोल रहा हूँ तुम कम यूज करते हैं ना, मैं कहा था ना एससीबी का साइन कन्वेंशन में क्या होता है एक डायरेक्शन प्लस मानते हैं, हम लोग क्या मानते हैं संडे दिमाग से बुलवा दिया क्या सिर्फ, हम तो डे वन से पढ़ रहे हैं ना मिरर से कि मैच साइन कन्वेंशन हम प्लस माइनस चेक करते हैं। ठीक है, ऊपर प्लस इधर माइनस ऊपर प्लस इधर माइनस इधर माइनस, अरे पिछले 12 लेक्चर से मैं एक ही बात पढ़ा रहा हूँ, ठीक है कि हम मैच साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। ठीक है, क्या ऑनलाइन देख रहे हो क्या आजकल, कि इधर से रेज आई तो इधर प्लस मानते हैं इधर माइनस मानेंगे, ये सब तो झंझट है। एससीबी की सोल्यूशन देखते हो, देख लो, देखते रहो, तो क्या कर सकता है।
नहीं होता है कि कभी नहीं पढ़े हो तो कुछ तो पढ़ लो, पढ़ लो। हाँ मतलब इतना तो दिमाग काम करना चाहिए कि इधर प्लस है इधर माइनस है, तो क्या गलत लिखा है? सही है? बताओ F2 -16, -16। इसका मतलब है कि इसका फोकल लेंथ इधर होगा। तो देखो एक आंसर मैग्नीट्यूड में 16 है और एक आंसर मैग्नीट्यूड में 8 है। देखो दोनों बदल गए। और दोनों बदलने का कारण देखो क्या है, अभी समझ में आएगा, सुनना। ये जो टर्म्स है ना वो दोनों में सेम है। देखो ये टर्म्स दोनों में सेम है। देखो ये टर्म्स देखो दोनों में एकदम सेम है। 2 - 3/40, 3 - 1/-, ये टर्म एकदम सेम है। डिफरेंस पता है किसका है? इसका है। यहाँ पे 2/40 है, इधर देखो 1/F1 है। ये तो सेम ही है, तो डबल का अंतर आना चाहिए। तो आ गया देखो, यहाँ पे वहां पे 2 था तो ये तो यही आएगा 1/8। ये तो पूरा 1/8 ही आया। 1/8 और यहाँ पे 2 हो गया तो सीधे 16 बना देगा। और साइन के अनुसार के अकॉर्डिंग वो माइनस बना दिया। इसका मतलब कि अगर इधर और इधर का मीडियम सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होते तो क्या एक ही एफ आता? तब सेम आता। तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों साइड में अलग अलग हो जाए तो दो फोकल लेंथ होता है, और अगर दोनों साइड में सेम है तो फिर एक ही फोकल लेंथ होगा। सही है? देखो केस 2, केस 2। तो मैं पता है क्योंकि मेरा मन क्या करता है, जब ऑनलाइन देखता हूँ कभी कभी तो मेरा मन करता है काश मैं एक दिन उठूं, ठीक है, और हाँ एक एक घंटे के एक ही चैप्टर रिकॉर्ड कर दूं। हाँ एक एक घंटे का, मतलब अगर फिजिक्स के अंदर मान लो मेंस के अंदर 40 चैप्टर है, ठीक है, 40 लेक्चर फिजिक्स खत्म बच्चों। मैं सही बता रहा हूँ ना कि हर बच्चा उसी को देख के तैयारी करना शुरू कर देगा। हाँ 40 डेज नहीं, 40 घंटा भैया। 40 घंटे का मतलब है कि बच्चा सोचेगा पता है क्या, कि 10 घंटा पढ़ेंगे एक दिन में, चलो 4 दिन में फिजिक्स खत्म। ये जो फील गुड है ना 4 दिन में फिजिक्स खत्म, वो पता है क्या पॉजिटिविटी देता है दिमाग में? अरे आज तक तो हमें कुछ पढ़ा ही नहीं, 4 दिन के अंदर हम सिलेक्ट हो जाएंगे। बस ये हमारे लिए बना है कोर्स। अब पूरे इंडिया में 11 लाख बच्चे ऐसे ही हैं। 11 लाख बच्चे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 12 लाख में सब बैठेंगे ना, 11 लाख बच्चे इंडिया के सिर्फ ऐसे ही हैं। वो ये चाहते हैं कि 4 घंटे के अंदर पूरी फिजिक्स चाहिए, 4 घंटे में मैथ, 4 घंटे में केमिस्ट्री, 3 दिन के अंदर तीनों खत्म करो। 4 दिन में, 12 दिन में सब। और नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इच्छा बता रहा हूँ। हाँ वही तो तुमसे कह रहा हूँ। पता नहीं कैसे। नहीं वो सही कह रहा है, वो गलत तो नहीं। अरे यार मैं मेंटेलिटी बता रहा हूँ, आजकल के हर इंसान के यही है। एडवांस का क्या बताया जाए, बच्चा ही कम होता है। एडवांस का बच्चा ही, एडवांस जानते हो क्या? एडवांस एक ऐसी चीज है ना जो तुम सीक्वेंस से पढ़ डालो ना, फर्स्ट डे से सीक्वेंस से प्रॉपर होमवर्क कर डालो, एचसीबी रट डालो। रटने को तो समझना, रटना एक गलत वर्ड हो जाता है, ठीक है, समझ डालो ना एचसीबी। तो फिजिक्स का एडवांस चाहे किसी भी लेवल पे हो, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव 1 2 एक्सरसाइज वर्कआउट एग्जाम्पल सब हुआ ऑन एग्जाम्पल, तो तुम 2500 रैंक का 2000 रैंक, तो एकदम श्योर रहो कि फिजिक्स दिला देगा। और केमिस्ट्री फिजिक्स बस, बाकी तो मैथ एडवांस हो चाहे मेंस हो, आए तो भी बढ़िया, नहीं आए तो भी बढ़िया। केमिस्ट्री फिजिक्स अगर है तो एडवांस की रैंक 2000 1500 तय है। ये इस तरीके से लगा जाता है। मेंस के लिए सही करो, मेंस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एनसीईआरटी चाहिए और मैथ एडवांस चाहिए मेंस के लिए। हाँ पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं सब यार, मैथ के साथ ऐसा क्यों है? मतलब मैथ का टीचर कितना भी मन से पढ़ा दे, अब बच्चा कितना ही मन से पढ़ ले, उसको दिक्कतें होती हैं।
आप फिजिक्स केमिस्ट्री बच्चा थोड़ा सा मन से पढ़ ले, बस सिलेक्ट हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू नॉट है। अब दोनों साइड मैंने सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, म्यू नॉट रख दिया, म्यू एस कर देते। ये म्यू एस है, ये म्यू एस रिम्यू है, और आगे वाले सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और पीछे वाले रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। और कोई पूछे फोकल लेंथ ना, तो फिर वैसे ही निकालेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में किए हैं, किसी भी साइड से रे दिखाएंगे आंसर सेम आएगा। तो चलो मैं एक साइड से रे जैसे दिखाता हूँ, तो ये रे इस सरफेस रिफ्लेक्ट होगा, फिर इससे रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ये बनेगा फोकस, इसको मैंने एफ लिख लिया। अब लगाएंगे रिफ्रैक्शन फार्मूला, और थीन लेंस है तो आगे वाला म्यू टू म्यू एस है, तो म्यू टू अपान भी माइनस म्यू वन म्यू एस ही है, डिवाइड बाई यू इन्फिनिटी है, इक्वल्स टू म्यू टू माइनस मी वन डिवाइड बाई, अब मैं साइन क्वेश्चन लगाऊंगा नहीं, कोई नहीं लगाऊंगा क्योंकि फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ। आगे वाला म्यू टू म्यू एस माइनस म्यू डिवाइड बाई आर टू, लिखना चाहिए माइनस आर टू, बट फॉर्मूला बना रहा हूँ इसलिए नहीं साइन कन्वेंशन लगा रहा हूँ। जब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करूंगा साइन कन्वेंशन लगाऊंगा। अब यहाँ देखो आ गया म्यू एस अपान एफ बराबर म्यू माइनस म्यू एस वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू, और अब मैंने इससे डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा म्यू अपान म्यू एस माइनस वन वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू, और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसको हम रिलेटिव फोकल लेंथ ही बोलते हैं। इसको लिखेंगे म्यू आर माइनस वन वन अपान आर वन, और इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। बट ये फॉर्मूला तभी वैलिड है बोथ साइड मीडियम आर डिफरेंट, सेम बोथ साइड्स मीडियम आर सेम। वन अपान एफ इक्वल्स टू म्यू आर माइनस वन, ब्रैकेट में वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू, ये रटना है। तो ये जो, और अभी इस फॉर्मूले की जब यूज करेंगे तो मैथ साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे, साइन कन्वेंशन जो मैथ का वही यूज करेंगे। दोनों साइड मीडियम सेम है, कोई पीछे फोकल लेंथ, सीधे इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और म्यू आर समझ रहे हो क्या, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में रखेंगे, आंसर देते। ठीक है, हटा। अच्छा ये ना रिलेटिव फोकल लेंथ है मीडियम के रिस्पेक्ट में, कोई पीछे मीडियम के रिस्पेक्ट में फोकल लेंथ, तो यही है, म्यू आर रखेंगे, आंसर दे देगा। अच्छा इसमें कोई पीछे इस लिस्ट लेंस सिस्टम का पावर कितना है, पावर, तो पावर को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव पावर इज वन अपॉन एफ आर। किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में कोई पीछे पावर, तो फोकल लेंथ निकालेंगे, उसका उल्टा कर देंगे, आंसर आ जाएगा उस मीडियम में पावर कितना है। और अगर ये फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर डायोप्टर में आएगा। ठीक है, तो कई बार पूछता है फाइंड द पावर इन डायोप्टर, तो फोकल लेंथ को मीटर में करके वन अपान करेंगे, आंसर देगा। हटा, एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक लेंस है, इसका म्यू दिया गया है 4 के बराबर, और इसका रेडियस R1 और R2 दोनों ही सेम है जो कि 40 सेंटीमीटर है, और इसका फोकल लेंथ दिया गया सपोज करो 50 सेंटीमीटर। अच्छा कभी भी कोई कहे कि एक लेंस का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो डिफॉल्ट केस में वो एयर के रिस्पेक्ट में है। कोई कहता है एक लेंस की फोकल इतना है तो वो एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। लिखो तो क्वेश्चन, इफ दिस लेंस सिस्टम, if this lens is submerged in water, if this lens is submerged in water, if this lens is submerged in water of refractive index, if this lens is submerged in water of refractive index mu बराबर mu बराबर 5, mu बराबर 5, then find power and focal length
then find power and focal length with respect to surrounding. अच्छा एक सेकेंड, ये कट कर दो, ये नहीं पता, बस ये पता है और ये पता, बाकी कुछ नहीं पता। R1 R2 बस गलत लिखा हुआ, रिपीट कर रहा हूँ। अरे वो एक्स्ट्रा डेटा था, उसको निकालना चाहिए, निकालना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन क्या लिखो, इफ दिस लेंस इज सबमर्ज्ड इन वाटर ऑफ इंडेक्स μ/5 देन फाइंड फोकल लेंथ एंड पावर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो देखो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है μ-1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2। तो R1 R2 पता होना चाहिए ना, तब तो आंसर देगा। तो एक काम करते हैं, इस पे लिखते हैं। अच्छा नॉर्मली जितने रेज चलाई जाती हैं सब डिफॉल्ट केस में रेज लेफ्ट साइड चलाई जाती है, डिफॉल्ट केस में रेज लेफ्ट साइड चलाई जाती है। तुम राइट से भी चला सकते हो, बट नॉर्मली डिफॉल्ट केस में रेज लेफ्ट से। डिफॉल्ट कोई पूछे रेज किधर चलाना तो लेफ्ट में, डिफॉल्ट केस चलता है लेफ्ट साइड रेज, ये डिफॉल्ट केस है। तो चलो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, 1/f 50 है, तो ये 50 प्लस है, तो मैंने इधर लिखा, तो 1/f इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव 4/, एयर का 1, म्यू रिलेटिव ना, μ/μs 4/1 - 1 1/R1, इसका R1 इधर है तो प्लस लिख सकते हो, और -1/R2, तो इसका R2 उधर है तो मैंने -R2 कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 रहने दो ऐसे, सही है। अब हमें निकालना है मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो मीडियम के रिस्पेक्ट फोकल लेंथ 1/FR बराबर म्यू रिलेटिव, इसका 4 है और सराउंडिंग का 5 है, तो 4/5 - 1 लिखेंगे। देखो म्यू रिलेटिव क्या होगा, लेंस का अपान सराउंडिंग का, तो लेंस का 4 है और सराउंडिंग वाटर है 5, तो 4/5 -1, फिर 1/R1 -1/R2, ये तो यही रहेगा ना, ये तो यही रहेगा। अच्छा ये R1 R2 बराबर मैंने फर्जी में ही लिख दिया है, उसकी जरूरत ही नहीं है, देखो जरूरत ही नहीं है। हाँ जैसे डिवाइड करेंगे आंसर दे देगा, सही है। तो इसको डिवाइड करने के बाद बताओ FR कितना है। हाँ कोई बात नहीं, लिख दिया तो लिख दिया, बट उसकी जरूरत नहीं है। R1 R2 नहीं भी बराबर हो तभी भी आंसर देगा, सही है ना। तो बताओ कितना आएगा, -750, ये सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। अब अगर कोई पूछे इसका पावर बताओ, तो पावर आएगा 1/-7.5 डायोप्टर्स, मीटर बदल के डायोप्टर में कर दिया, सही है नहीं सही है। तुम्हारे जो पीछे बैठा हुआ उससे पूछ रहा हूँ, R1 R2 जब डिवाइड करोगे तो खत्म नहीं हो जाएगा ये। हाँ अच्छा एक चीज देखना, ये तो प्लस था, ये माइनस आ गया, इसका मतलब ही है, सुनना अब इसको थोड़ा समझते हैं, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर यही लेंस सिस्टम में रेज ऐसे आ रही है और सराउंडिंग एयर है तो प्लस आ रहा है, मतलब ये रेज इस तरीके से बेंड करेगा, और अगर सराउंडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मतलब वो माइनस यानी बताया कि रेज डाइवर्ज करेगी, तभी तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव इधर मिलेगा। सब कुछ वही है, लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी नहीं बदला, R1 R2 भी नहीं बदला, लेकिन लेंस का बिहेवियर बदल गया। ये लेंस रेस को कन्वर्स कर रही है और वही लेंस यहाँ पे रेस को डाइवर्स कर रही है। अभी पता है किससे है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4 है और सराउंडिंग का ज्यादा था, सराउंडिंग का ज्यादा था, इसलिए बिहेवियर बदल गया। तो हमेशा होता है किसी भी लेंस सिस्टम को अगर एक ऐसे मीडियम में डाल दो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उस लेंस सिस्टम से ज्यादा था, तो अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉनकेव बिहेवियर शो करेगा, और कॉनकेव लेंस है तो कॉन्वेक्स बिहेवियर शो करेगा, हमेशा होता है। और देखो इसका म्यू 4 है और मैंने डाला था किसमें, 5 वाले में, इसी की वजह से माइनस n आ गया। अब उसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो कैसे, इसका जो साइन आना था वो तो इसका साइन तो सेम ही है, देखो
अगर ये साइन प्लस है तो ये भी प्लस है, देखो ये साइन प्लस है ना, तो तुम देखो ये भी प्लस है, ये भी साइन प्लस है, बट ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो साइन इसकी वजह से बदल गया। इसका मतलब जो सराउंडिंग है ना, अब मेरी बात सुनना, ये प्लस कब आता? अगर सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम होता, सराउंडिंग का कम होता, 5-4 से कम होता, तो ये भी प्लस आ जाता। इसका मतलब सबका जड़ सराउंडिंग है। सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो लेंस का बिहेवियर जैसा है वैसा ही रहेगा। कॉन्केव है तो कॉन्केव जैसे बिहेवियर करेगा, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स जैसा करेगा। लेकिन अगर सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, बिहेवियर एकदम उल्टा, कॉन्वेक्स कॉन्केव, कॉन्केव कॉन्वेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। लिखो तो स्टेटमेंट, इफ a lens is dipped, if a lens is dipped, if lens is deep, if lens is deep in higher refractive index medium, if lens is deep in higher refractive index medium, in higher refractive index medium, its behavior will be inverted, 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 means convex lens behave like concave lens, means convex lens behave like concave lens, means convex lens behave like concave lens, and concave lens behave like convex lens, vice versa, means convex lens behave like concave lens and vice versa. ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ, इधर देखो, अगर मैं कहूं कि मेरा हाथ ऐसे है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है कि इसका कम है? इसका कम है या इसका कम है? पहले वाले का कम है। हाँ देखो पहले वाला कम है, ये और कम हो रहा है, ये और कम हो रहा, कम हो रहा है, देखो बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ इन्फानाइट हो गया। सही है, तो मुझे बताओ, ये ऐसे रखो, इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज्यादा है, सही है, देखना मैंने ऐसे लगा दिया। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, अब सुनना, अगर मैं इतना ही डायग्राम बनाता, इधर देखो भाई, अगर मैं इतना ही डायग्राम बनाता, इतना ही डायग्राम बनाता, तो कोई पूछता कि इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है? पहले वाला का ज्यादा है। और अगर मैं इसको बंद कर दूं, तो उसको जानने का तरीका हो सकता है, ठीक है, अब सुनना, तो अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, ये भी एग्जाम में आ चुका है ऐसा, किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका ज्यादा है? पहले वाले का। हाँ, पहले वाले का ज्यादा है, कंपेयर करो। एक्चुअल में ना, ये ज्यादा बेंड है ऐसे, तभी तो इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है, और ये कम ऐसे है, तभी तो वो ऐसे चल रहा है, तो इसका रेडियस ज्यादा होगा, इसका कम होगा। सही है, तो अब अगर कभी नहीं समझ में आए ना, तो फिर तुम्हें इस तरीके से बना के चेक करना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये पहले नहीं बनाया होता, पहले यही बना देता, तो शायद दिमाग को लगता है कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये भी गड़बड़ नहीं है। ये देखो, ये ज्यादा ऐसे बेंड है, ये थोड़ा सा ऐसे है, तभी तो। नहीं, आगे वाला ज्यादा बेंड है, ये ज्यादा बेंड है, और ये कम बेंड है, तभी तो ये इसको पकड़ लिया ऐसे। या और नहीं समझ तो और छोटा बना लो, ऐसे ऐसे बना के देखो, ये तो ये ऐसे है, और ये ऐसे है, तो इसका कम है, कम रेडियस है। सही है ना? अब इसे ना कॉपी कर लो, और इसको लिख लो ऐसे, याद करने के लिए, कई बार भूल सकते हो तो। हियर R1 इज मोर देन R2, ये डायग्राम बना के R1 इज मोर देन R2, हेडिंग कुछ नहीं, ऐसे ही लिख लो, R1 इज मोर देन R2। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। हटाओ, अब ये क्वेश्चन करते हैं। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया गया 4 के बराबर, एंड सराउंडिंग एयर है, एंड सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
2 है और दोनों सरफेस में एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है और एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे दिया हुआ है। मैं नहीं जानता कार्बन R2 कौन है, तुम जानते हो। अच्छा एक चीज और बात है, अच्छा इस फॉर्मूले पे आते हैं। ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है ना, ये फॉर्मूला 1/R1 माइनस 1/R2, तो कोई पूछे R1 कौन है R2 कौन है, तो जब रेज ऐसे दिखाओगे तो रेज में जो पहले आएगा वो R1 होगा, जो बाद में आएगा R2 होगा। रेज अगर इधर से जाएगी तो R1 ही होगा, R2 ही होगा। R और R2 इससे डिसाइड किया जाता है कि रेज की डायरेक्शन से, रेज पहले किससे रिफ्लेक्ट की, दैट इज R1, और जो दूसरे बार रिफ्लेक्ट मारेगी दैट इज R2। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें ये नहीं दिया गया होता कि आगे वाले का रेडियस क्या है, पीछे का रेडियस क्या है, ये देख के हमें समझना पड़ता है। ठीक है ना। तो अगर मुझे देखना हो तो इसमें से R1 कौन सा आगे वाला है कि पीछे वाला है, R1 R1 पीछे वाला है, क्योंकि ये कम रेडियस देगा, ये ज्यादा रेडियस देगा ऐसे, तो आगे वाले का रेडियस ज्यादा होगा ना। इसका रेडियस ज्यादा है कि इसका रेडियस ज्यादा है, इधर वाले का, इधर वाला रेडियस ज्यादा है ना, तो R2 है ये वाला। सही है। देखो फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड पावर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड पावर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड पावर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड पावर। फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड पावर, और रेज दिखाना मत भूलना, किधर से भी रेज दिखाओ, दोनों साइड मीडियम सेम है, तो रेज किधर से दिखाओगे, आंसर सेम आएगा। तो एक रेज दिखा दो, फिर फॉर्मूला लगाया जाता है, क्योंकि कभी कंफ्यूजन हो जाए कि R1 R2 किसको मानना है, तो रेस दिखा दो, उसके बाद लगाओ फॉर्मूला, किधर से भी किधर दिखाओ, तुम्हारी मर्जी है, आंसर सेम आएगा। सॉल्व करो। ठीक है, अब ये जैसे दिखा दिया, तो R1 अब ये कहलाएगा, R2 ये कहलाएगा। तो आगे वाले की रेडियस ज्यादा है, तो ये 60 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर है। ये 60 40 है ना, सही है। अब लिखेंगे 1/f रिलेटिव बराबर म्यू आर 4/2 1/R1, R1 60 प्लस 60 माइनस 1/R2 इधर है, तो माइनस 40, कितना आएगा, माइनस 60 आएगा, कितना आएगा, प्लस 120। ये फोकल लेंथ मिल गया। अब कोई पीछे पावर बताइए, 1.2 डायोप्टर्स। बताओ, इसे समझाना है। लिखो अगली हेडिंग, लेंस फार्मूला। अगली हेडिंग है लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला में सुनना, लेंस फार्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं ना, 1/v माइनस 1/u प्लस 1/f, जो पढ़े हो, ये तभी वैलिड है जब दोनों साइड मीडियम सेम हो। अगर मीडियम अलग अलग है तो फिर एक का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट ऐसे करके आंसर बताना पड़ेगा बेसिक के अप्रोच से। ठीक है, बट अभी के लिए दोनों साइड मीडियम सेम है, मान लो इधर इधर के मीडियम सेम है, मान लिया इसका इंडेक्स म्यूएस है, इसका म्यूएस है और इसका म्यू है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इसका R2 है,
और एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा है जिसका ये डिस्टेंस दिया गया u के बराबर, ये डिस्टेंस दिया गया v के बराबर, इमेज बन रहा है यहाँ पे। अब सुनना, एक रेज में ऐसे दिखा, रिफ्रैक्ट फिर ये, तो ये थ्री लेंस है, थ्री लेंस है तो ये नेग्लिजिबल है। अब आगे वाला म्यू टू कितना है, म्यू बस, तो म्यू टू अपान भी माइनस कोई साइन कन्वेंशन का फॉर्मूला बना रहा हूँ, म्यू वन जस्ट इधर वाला म्यू सी है अपान यू इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू एस अपान आर वन प्लस आगे वाला म्यू एस माइनस म्यू डिवाइड बाई आर टू। सही है। अब यहाँ से वन अपान भी माइनस वन अपान यू बराबर, इसको डिवाइड कर दो तो बनेगा म्यू अपान म्यू एस माइनस वन कॉमन, वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू। अब तुम देखो ये वन अपान एफ रिलेटिव है, यही तो वन अपान एफ रिलेटिव है, तो इसका मतलब लेंस फॉर्मूला क्या बन गया, वन अपान भी माइनस वन अपान यू इक्वल्स टू वन अपान एफ रिलेटिव। मतलब वन अपान भी माइनस वन अपान यू इक्वल्स टू वन अपान एफ जो हम अभी तक पढ़े हुए हैं, ये तभी वैलिड है, वो यहीं से आया है, और वो वैलिड तभी है जब दोनों साइड मीडियम क्या हो, सेम है। याद रखेंगे, बोथ साइड मीडियम सेम। याद रखेंगे, अगर दोनों साइड मीडियम सेम है तो वन अपान भी माइनस वन अपान यू इक्वल्स टू वन अपान एफ आर यूज होगा। हटा है? हटा रहा हूँ। अच्छा, अगर दोनों साइड मीडियम सेम नहीं होता ना, तो अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे जिस अप्रोच से, उससे करते। ये थ्री लेंस है, लगा देते सीधे फॉर्मूला, ये दो बार जोड़ के लिख देते, उससे कर लेते हैं। बट अब इसका यूज सीखने जा रहा है, तब इसमें एक फॉर्मूला बनाते हैं, बोथ साइड मीडियम सेम, उस केस में वैलिड है, बोथ साइड मीडियम अगर सही से देखो ना, तो हम एक ही चीज बार बार पढ़ रहे हैं, हाँ अलग अलग तरीके से पढ़, लेकिन एक ही बार बार पढ़ रहा है, क्योंकि सबका फंडामेंटल क्या है, रिफ्लेक्शन का फार्मूला म्यू पान वी माइनस म्यू पान इक्वल टू म्यू बाई आर, यही फंडामेंटल है। बाकी इसी फार्मूले को इधर से उधर कर करके बनाया जा रहा है। नहीं, जितने फार्मूला इसी से आ रहे हैं, वो सबका बेसिक था। तो अगर इसका फोकल लेंथ एफ है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रखा, इमेज यहाँ बना, ये डिस्टेंस यू है, ये डिस्टेंस भी है, तो हम दोनों साइड मीडियम सेम है, तो वन अपान भी माइनस वन अपान यू इक्वल्स टू वन अपान एफ, ये यूज करेंगे। दूसरा, अब लैटरल मैग्निफिकेशन आई अपान ओ इज इक्वल्स टू भी अपान यू होता है। वहां पे पता क्या पढ़े थे रिफ्रैक्शन में, भी अपान म्यू टू अपान यू अपान म्यू वन पढ़े थे, म्यू वन म्यू टू बराबर हो गया, तो भी अपान यू, इसीलिए भी अपान यू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, इसको कन्वर्ट करोगे इस फॉर्मूले से आता है एफ अपान एफ प्लस यू, ये बनता है। नहीं, माइनस मिरर में आता है, एफ अपान एफ माइनस यू मिरर में, और यहाँ पे एफ प्लस यू आता है। उसका कारण है ना कि वहां वन अपान भी प्लस वन अपान यू होता है, लेंस से माइनस, इसलिए वहां भी चेंज हो गया। एक्चुअल में कुछ ज्यादा नहीं है, मिरर के फॉर्मूले में और लेंस के फॉर्मूले में बस एक डिफरेंस है, यू को रिप्लेस कर दो माइनस म्यू से, मिरर लेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मिरर फॉर्मूला क्या था, वन अपान भी प्लस वन अपान यू, माइनस रिप्लेस करो बन गया ये। वहां हम पढ़े थे, याद करो, माइनस भी बाई यू, यू को माइनस में से रिप्लेस कर दो भी बाई यू। वहां पढ़े थे एफ अपान एफ माइनस यू, यू को माइनस में से रिप्लेस कर दो एफ अपान एफ प्लस यू, एक ही जैसा है। हाँ, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ये लैटरल मैग्निफिकेशन है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एमएल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, आई अपान ओ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई यू का स्क्वायर, या एफ अपान एफ प्लस।
अच्छा, इस फॉर्मूले में अगर कोई u माइनस यू से रिप्लेस करता ना तो गलत हो जाता। वहां पड़े थे माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यू को माइनस यू से रिप्लेस करो, कहाँ आया जबकि होता ही है। हाँ, इसीलिए वो भी रटना गलत तरीका हो जाएगा। यहाँ पे तो काम किया, यहाँ तो काम ही नहीं किया। ये रटना है लेंस फॉर्मूले में, ये 3 फॉर्मूले याद रखना। इसको लाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, वो प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में यूज किया जाता है। बट इसका यूज करने की कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट का लेंथ शुड बी लेस देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। और ये चीज वहां भी लिखे थे हम लोग मिरर वाले केस में कि ऑब्जेक्ट का लेंथ यू से बहुत कम होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ ज्यादा है तो फिर इसका इमेज बनाएंगे, इसका इमेज बनाएंगे, दोनों घटा के लिख देंगे, आगे आंसर। ठीक है, और अगर लेंथ बहुत ही कम है तो हम सीधे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हटाए, तो लेंस में हम लोग बेसिकली यही 3 फॉर्मूले पे काम करेंगे। और इसमें भी अगर मल्टीपल लेंसेज होंगी तो एक का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट ऐसे काम करेगा। हटा रहा हूं, ये दिया गया, सपोज करो एक लेंस ये है। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है। कौन कर रहा है? तुम दोनों बाहर हटो वहां से। अब तो तुम दोनों आज के बाद ना यहाँ बैठो, आ जाओ। तुम भी आ जाओ, कोई बात नहीं, कह दिया, तुम भी आ जाओ। जो पहले कहेगा कि मुझे परेशान किया वो पनिशमेंट पाएगा। आ जाओ ना यहाँ भाई, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, तुम भी आ जाओ। उस तुम रूल समझ में आया है? नहीं, तुम इधर आ जाओ, यहाँ पे। वहां नहीं बैठना भाई। किसी ने भी कह दिया कि इसने परेशान किया तो जिसका वो नाम लेगा वो पनिशमेंट पाएगा, ये रूल रहेगा। तुम हटो वहां से। और ये आज तो ये बस बैठने की वार्निंग है, कल से क्लास में खड़ा रहना है। किसी ने भी कह दिया कि मुझे इसने परेशान किया, वो परेशान नहीं भी किया हो तभी पनिशमेंट पाएगा। आ जाओ वहां पे, आ जाओ भाई, क्यों टाइम लॉस करा रहे हो? तो तुम कल मुझे बताना कि सर मुझे परेशान कर रहा है। तो क्या गड़बड़ है, धरती तो है। धरती माता होती हैं, इसी मिट्टी से शरीर बना हुआ है। तुम लोग ना एक तरह से ना धरती ही हो, धरती ही हो तुम लोग। जैसे मरोगे इसी धरती में जाना है, उसी धरती से बन के आना है। तो ऐसा सोचना कि हम लोग इसके पार्ट नहीं है, एकदम पार्ट है। हाँ, हमारे मरने के बाद ये हाथ कहीं और जाके बह रहा होगा, पैर कहीं और किसी नाले में बह रहा होगा। कोई जानता है? हाँ जी, मान लो जल गए, जला दिया गया या जो भी करना कर दिया गया, उसके बाद जो चीजें उड़ उड़ के इधर उधर जाएंगी, तो किसी नदी में बहेगी, कोई किसी गंदगी में बहेगा, कोई कुछ कहीं बहेगा। तो हम लोग धरती के ही पार्ट्स हैं। इतना क्या घमंड करना खुद पे कि इस पे नहीं चलेंगे, वहां नहीं बैठे, जहां कहते कोई बैठेंगे वहीं बैठ जाओ, क्योंकि वो भी तुम्हारा हिस्सा है। तो भैया वो लग रहा है ना, सही कह रहा हूँ। हाँ, तो हम बात क्या कर रहे थे, कुछ तुम्हें बता रहा था, तो डिस्टर्ब मत किया करो, भूल गया। हाँ, फॉर्मूला लगाते समय ना 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, इसमें फोकल लेंथ के साइन की बात आती है। तो मेरी बात सुनना, देखो इस फॉर्मूले में ना ये जो f होता है, f इस पे लिख लेंगे, ये सेकेंड फोकस होता है, सेकेंड फोकस होता है। अब मैच साइन कन्वेंशन यूज करेंगे जो अभी तक यूज करता है, सेकेंड फोकस। हर लेंस सिस्टम में 2 फोकस होता है, एक इधर और दोनों इक्वल दूरी पे होता है। बट उसमें से सेकेंड फोकस कौन होता है वो इसमें यूज होता है। वो डिसाइड देखो कैसे करते हैं। अगर किसी ने रेस को इधर से दिखाया, ये कॉन्वेक्स लेंस है, किसी ने रेस इधर से दिखाया, तो इसका सेकेंड फोकस इधर होगा। तब जब फॉर्मूला लिखोगे 1/v माइनस 1/u, f को प्लस लिखोगे। लेकिन अगर रेस इधर से आ रही है, रेस इधर से आ रही है,
तो फिर इसका सेकेंड फोकस इधर होता है। देखो इधर से ही सेकेंड फोकस इधर, इधर से ही सेकेंड फोकस इधर। लेकिन अब मैं इस पे जब लगाऊंगा लेंस फॉर्मूला, एफ नेगेटिव यूज करेंगे। और ये रेज कैसे डिसाइड होगा? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट रखोगे वहां से रेज से चला देना, पता चल गया कि सेकेंड फोकस किधर है। अच्छा ये तो कॉन्वेक्स का है, ये कॉन्वेक्स का है। अब बात करते हैं कॉनकेव का। कॉनकेव लेंस ऐसा होता है, ठीक है। इस वाले केस में अगर रेस इधर से आ रही है तो इसका सेकेंड फोकस हम लोग इधर मानते हैं। रेस अगर इधर से आ रही है तो इसका सेकेंड फोकस इधर ही मानते हैं। मतलब कॉनकेव में जिधर से रेज आती है सेकेंड फोकस उधर ही होती है, और कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में जिधर से रेज आती है उसके उसी डायरेक्शन में, रेस के डायरेक्शन में सेकेंड फोकस होता है। और कॉनकेव में लेंस रेस के डायरेक्शन के उल्टा फोकस होता है, सही ना। कॉन्वेक्स में रे के डायरेक्शन में फोकस होता है, और कॉनकेव में रे के डायरेक्शन के उल्टा सेकेंड फोकस होता है। तो जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला तो एफ नेगेटिव यूज करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा तो एफ को पॉजिटिव यूज करूंगा, यहाँ पे एफ को नेगेटिव यूज करूंगा, यहाँ पे एफ को पॉजिटिव यूज करूंगा। मतलब कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस माइनस दोनों हो सकता है, कॉनकेव का भी प्लस माइनस दोनों हो सकता है। डिपेंड करता है कि तुम किस रे डायग्राम यूज कर रहे हो। अच्छा लेकिन हम नॉर्मली कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस पढ़ते हैं, कॉनकेव का माइनस पढ़ते हैं। डिफॉल्ट केस मतलब रेज लेफ्ट से आती है, रेज अगर इधर से आती है वो डिफॉल्ट केस है। तो देखो रेज अगर इधर से आई कॉन्वेक्स का प्लस, रेज इधर से आई कॉनकेव का माइनस, इसलिए हम लोग प्लस माइनस पढ़ते हैं। हटा इसको। और लेकिन एक और बात, HCV कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा प्लस मानता है। उसका कारण ये है क्योंकि उन्होंने फिर मैथ साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया, उन्होंने रेज ऐसे जा रही है, इसको प्लस इसको माइनस, ये ऐसे मानते। तो देखना अगर रेज ऐसे आ रही है अकॉर्डिंग टू ऐसे भी साइन कन्वेंशन, इधर प्लस इधर माइनस, तो एफ प्लस हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, रेज इधर से आ रही है अकॉर्डिंग टू ऐसे भी साइन कन्वेंशन, इधर प्लस इधर माइनस, फिर एफ प्लस आ गया। तो एचसीवी के इस साइन कन्वेंशन में कॉन्वेक्स कॉनकेव में फोकल लेंथ एक ही रहेगा, कॉन्वेक्स का हमेशा प्लस रहेगा, कॉनकेव का हमेशा माइनस रहेगा। बट हमारे साइन कन्वेंशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि रेस किधर से किधर आ रही है, ठीक है। हाँ वो अभी के लिए तुम्हें लग रहा है कि नहीं तो फिर ऐसे क्यों याद करें, तो ये मिस्टेक तुम्हें तब हो जाएगा जब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने लगते हैं ना, तब फिर मैथ साइन कन्वेंशन ही बेटर होता है। और उसमें हर बार तुम्हें कभी इधर प्लस कभी इधर प्लस कभी इधर प्लस, तो अंतिम रिजल्ट भी उसी तरीके से गड़बड़ से उड़ाता है। तो हम इसी साइन को यूज करेंगे, लेकिन हमारा जो अंतिम आंसर आएगा अगर हमारा +20 आ रहा है तो उनका भी हो सकता है +20 है या -20 है, मैग्नीट्यूड कभी डिफर नहीं करेगा, एकदम सेम आएगा, जो कि हमेशा आया है। दूसरी चीज, माइनस और प्लस अगर अलग अलग, मेरा प्लस है उसका माइनस है, तो भी आंसर पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कहूंगा अपने साइन कन्वेंशन की इधर बनेगा, उनका भी साइन कन्वेंशन कहेगा कि वो इधर ही बनेगा, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो उससे हमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सही है। क्या चीज? नहीं, ये दोनों रिफ्रैक्शन, इस रिफ्रैक्शन को मिला के फोकस बनता है ना। अभी देखो फोकल लेंस के फॉर्मूले में दोनों रिफ्रैक्शन हमने यूज किया था, देखो ये भी रिफ्लेक्शन लगाया तब तो जाके बना, उससे तो ये डिराइव होके आया है। तो दोनों रिफ्लेक्शन इसमें काउंटर है। उसको लिख लिया ना, क्वेश्चन करता है। मान लो एक लेंस है, एक लेंस से है, क्या? अरे ये नहीं आएगा कभी, ये नहीं आता हमेशा। फोकल लेंथ नॉर्मली वो मैग्नीट्यूड की बात करता है, वो हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करेगा। और बाई चांस अगर मान लो, हालांकि ये एडवांस कभी नहीं करेगा, मेंस में कभी ये हो गया कि प्लस माइनस, तो उस केस में तुम रेस किधर से दिखाना, लेफ्ट साइड से दिखा के सॉल्व करते हो। वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि राइट साइड से रेट दिखाए और प्लस माइनस का चक्कर दे दे, असंभव है, एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि जो साइन कन्वेंशन है ना, HCB कुछ और मानता है, इरोडोस साइन कन्वेंशन पूरा पूरा मैथमेटिक्स मानता है। तो उन्होंने किसको फॉलो किया? HCB को थोड़ी जरूरी थोड़ी फॉलो करेगा, तो ये बिल्कुल नहीं ऐसा है। अरे बिल्कुल ऐसा नहीं है,
मैं कह रहा हूँ अभी तक कभी नहीं हुआ ऐसा कि प्लस माइनस आएगा, बट कभी किस्मत खराब हुई है, बाई चांस आ गया, तो उस केस में रेस किधर से दिखाना, लेफ्ट से दिखा देना और प्लस माइनस अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। और रेस दिखा के तो कभी नहीं कहेगा कि प्लस माइनस क्या है, तब तो अनर्थ करेगा। ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ दिया गया सपोज करो 40 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ दिया गया मान लो -30 सेंटीमीटर। अब एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर रख दिया और ये मिरर कभी ऐसे ही रहने दो। इसका लेंथ दिया गया 2 mm, ये दूरी दिया गया सपोज करो 30 सेंटीमीटर, ये दूरी दिया गया सपोज करो 10 सेंटीमीटर। अब एक मेरी बात सुनना थोड़ा 2 मिनट के लिए, और ये दिया गया सपोज करो 20 सेंटीमीटर। अब एक बात मैं बता रहा हूं, जैसे कि मैंने इसमें तो -30 लिख दिया, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे -30 लिखे और कई बार हो सकता है कि -30 सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हो 30, इसका फोकल लेंथ 30, इसका भी 30। अब चाहे वो माइनस लिखे चाहे प्लस लिखे, हम फोकल लेंथ को मैग्नीट्यूड के ही तरह से ट्रीट करेंगे, मैग्नीट्यूड के ही तरह से ट्रीट करेंगे। जब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो उसके हिसाब से प्लस माइनस यूज करेंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि इसका फोकल लेंथ -30 लिखा हुआ है और फिर इसमें फिर साइन कन्वेंशन लगा दो, तो गलत हो जाएगा। समझ क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, अगर दिया 40, ये दिया -30, तो इसके यहाँ से माइनस हटा के इसको प्लस रख दो। अब जब यूज करना होगा तो यूज करेंगे प्लस और माइनस साइन ड्यू टू रेज डायरेक्शंस। ठीक है, उन्होंने माइनस दिखा दिया, मतलब वो बस ये बोलना चाहते हैं कि कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग बिहेवियर देता है और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग बिहेवियर देता है, बस ये बोलने के लिए उन्होंने माइनस साइन लगा दिया, बाकी और कोई मीनिंग नहीं है उस चीज का। तो बाई चांस कभी माइनस लिख दे तो हम उससे घबराएंगे बिल्कुल नहीं, माइनस हटा के प्लस बना देंगे। ठीक है, अब लिखो तो इस क्वेश्चन के अंदर लिखना क्या, यहाँ पे कैपिटल आर लिख लो, ये नहीं पता, लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड length of image, find length of image and its distance from object, find length of image and its distance from object, after refraction from concave lens, after refraction from concave lens, कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज का लेंथ कितना होगा और उसका ऑब्जेक्ट से दूरी कितना होगा। तो देखो एक रेज ऐसे दिखा देंगे, ऐसे कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए, भैया ऑब्जेक्ट इधर है तो वहां से रेज आएगी, तो ऐसे दिखा दो, इसका इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इसका जो इमेज आएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मिरर पे नहीं टकराएंगे, क्वेश्चन में थोड़ी कहा कि मिरर से टक्कर के बाद, क्वेश्चन में तो कहा है कि कॉनकेव लेंस से निकलने के बाद जो इमेज बना होगा वो इमेज का लेंथ कितना होगा। क्वेश्चन पढ़ के देखो, थोड़ी मैं कहा कि फाइनल इमेज बताओ कहाँ बनेगा, कि हम मिरर पे भी टकरवा के मिरर पे भी मिरर फॉर्मूला लगाए, एकदम जरूरत नहीं मिरर फॉर्मूला का। इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, मिरर फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसकी बात ही नहीं हो रही है, वो तो सिर्फ कह रहा है कि इससे जो इमेज बनेगा उसका लेंथ कितना है। तो मिरर तो बकवास ऐसे ही दिया गया है, इसको अगले क्वेश्चन के लिए दिया गया है। तो पहला हम लगाएंगे लेंस L1 का, ये लेंस L1 है, ये लेंस L2, 1/V 1 माइनस 1/U, यू इधर है तो -30 इक्वल्स टू 1/F +40 की -40, +40 क्योंकि रेस इधर से आ रही है, सेकेंड फोकस इधर होगा, लिखा +40। बस सॉल्व करो, बताओ V1 कितना आएगा, कितना 120 प्लस 120 सेंटीमीटर आ गया, सही है। इसका मतलब इससे जो इमेज बना 120 सेंटीमीटर इधर बना, ये माइनस आएगा, -120, मतलब इससे जो इमेज बना 120 सेंटीमीटर इधर बना, और वो इसके लिए क्या बनेगा ऑब्जेक्ट। अब लगाएंगे लेंस 2 पे फॉर्मूला, 1/V2 माइनस 1/U की जगह पे क्या लिखे 130, भाई 120 यहां से और 10 ये जोड़ दो, इक्वल्स टू 1/F की जगह पे क्या लिखे -30, क्योंकि रेस इधर जा रही है, इसका सेकेंड फोकस इधर होगा, बस यहां से V2 कितना आएगा
-390/16 सेंटीमीटर। अच्छा ये माइनस साइन आ गया, ये इमेज रियल है कि वर्चुअल? ये इमेज रियल है ना? बिल्कुल गलत आंसर है, ये वर्चुअल है, क्योंकि माइनस साइन कह रहा है कि इमेज इधर बनेगा और फाइनल रिफ्लेक्टेड इज इधर है, इट विल बी वर्चुअल, ये हमारा वर्चुअल है। पूछा गया था ऑब्जेक्ट से दूरी, ऑब्जेक्ट से दूरी देखो, अच्छा ये 16 दूनी 32 करीब 20 के आसपास है, मतलब ये दूरी 40 है, तो 40 है तो उसमें से दूरी हटाना पड़ेगा, इधर कहीं होगा, तो जो डेल्टा एक्स होना चाहिए 40 माइनस 390/16 कितना आएगा? ये समझो कैसे बन रहा है, तो ये 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 करीब -20 के आसपास है, और यहाँ से यहाँ तक 40 है, इसका मतलब इधर ही होगा, ये कितना आएगा? 250/16 सेंटीमीटर, ये आंसर है, सही है। अब हमें अब इमेज की डाउट है क्या? क्या डाउट है? 130 कहाँ से आया? ये तो है 130 कहाँ पे है? ये दूरी 120 है ना, -120 का मतलब यहाँ से 120, और वो इसके लिए बना ऑब्जेक्ट, तो 10 और है ना। अब हमें बात करनी है इमेज का लेंथ, तो इस लेंथ का इमेज निकालेंगे, तो इमेज का लेंथ तो बनेगा I1 अपान ओ, वो ऊपर है तो +2 mm माइनस V/U, V की जगह पे -120, U की जगह पे -30, तो इससे हमारा I1 आ जाएगा 8 mm, सही है। और ये वाला इसके लिए ऑब्जेक्ट बना होगा, तो हम लिखेंगे I फाइनल अपान ओ, वो 8 है, +8 इक्वल्स टू V/U, अभी ये है तो -390/16 एंड डिवाइड बाई U -30 है, -130 है, तो ये बनेगा I बराबर कितना आएगा? 2 3/2 प्लस 3/2, 3/2 मतलब 1.5 mm, बस हो गया आंसर। तो इमेज बनेगा 1.5 mm लेंथ का, सही है, और उसका डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट से 250/16, नेचर विल बी वर्चुअल, सही है। दोबारा समझाओ। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, फाइंड radius of curvature capital R, find radius of curvature capital R, find radius of curvature capital R, so that final image will form on object itself, so that final image will be formed on object itself, so that final image will be formed on object itself, so that final image will be formed on object itself, ठीक है। इसका मतलब ये जो रेंज जा रही है ना, इस पे 90 मिलना चाहिए, इसका मतलब ये जो रेंज है बेसिकली, ये रेंज ना, माइनस का मतलब ये -390/16 का मतलब कि रेस कुछ ऐसे चल रही होगी, तभी तो पीछे जाके मिल रही है, और ये 90 पे टकरा जाए, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग इमेज ऑब्जेक्ट बन जाए। इसका मतलब कि ये जो इमेज बना है वो इसके सेंटर पे होना चाहिए, तभी तो 90 पे टकराएगा। इसका मतलब कि ये 390/16 +20 बराबर R होना चाहिए, ये 390/16 यहाँ से दूरी और ये 20 और जोड़ दो, तो वो पॉइंट इसके सेंटर पे आना चाहिए, बस ये आंसर हो गया। तो अगर इतना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा तो इमेज ऑब्जेक्ट बनेगा, सही है। नेक्स्ट लिखो तो हेडिंग कटिंग ऑफ लेंसेस, अगली हेडिंग है कटिंग ऑफ लेंसेस, लेंस को कट करना, कटिंग ऑफ लेंसेस, ठीक है, हटाए। अब इसको देखेंगे, पहला बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा जब भी कहेगा बाई कॉन्वेक्स लेंस, डिफॉल्ट केस में दोनों साइड के रेडियस आपस में बराबर है,
जब भी कह रहेगा बाई कॉन्वेक्स लेंस तो R1 R2 बराबर R है, तो क्या बाई कॉनकेव लेंस तो R1 R2 बराबर R है। कॉनकेव ऐसे होगा और कॉन्वेक्स ऐसे होगा बस, बट रेडियस दोनों साइड में सेम है डिफॉल्ट केस में। अच्छा अगर मैं कहूँ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, ठीक है, सराउंडिंग का म्यू एस मान या ईयर है, तो पूछे इसका फोकल लेंथ बताओ, तो रिफ्रैक्ट होगी फिर ऐसे रह जाएगी। अब इसका फोकल लेंथ लिखते हैं, तो 1/f बराबर म्यू रिलेटिव म्यू -1 1/r1 -1/r2, तो 1/ इसका R1 इधर है तो प्लस, माइनस इसका R2 इधर है तो, हाँ तो एक काम करते हैं ये दोनों को RR कर देते हैं। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूं? अब यहां से 1/f आ गया, टू म्यू -1/r। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होता है। बट अगर नहीं भी याद है तो फर्क नहीं पड़ता भाई, ये तो याद है ना, इसे निकाल लेंगे। ये तो मैं ऐसे ही बना दिया कि 1/f बराबर 2, इससे मुझे रटा हुआ है, इतने सालों में रट गया। ये तो अपने टाइम पे तो मुझे सिर्फ ऊपर वाला ही रटा था, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कहाँ लगता है ये भी मैं सही से नहीं जानता था, मुझे लगता था, लेकिन कई बार लग जाता था, कई बार समझ में कहाँ लगाना है। हाँ यार हम ना वीक वीक स्टूडेंट हुआ करते थे। क्या? नहीं रटा कुछ नहीं था, ये तो गलत है कि रटा था। रटा नहीं मैंने, मैंने फिजिक्स सिर्फ एचसीबी की थी बस। एचसीबी करने के मेरे पास बस एक ही तरीका था, टीचर क्लास में पढ़ाता था, अगर फिजिक्स का टीचर मुझे पढ़ाया था तो मुझे लग रहा है कि अगर एक लेक्चर में 15 लेक्चर लगने हैं तो मुझे शुरुआत के 6-7 लेक्चर समझ में आते थे, बाकी समझ में नहीं आता था। हाँ तो उसके लिए मैं क्या करता था कि अरिहंत की किताबें थी वो कभी कभी देख लेता था, बट वो भी नहीं। बाकी एचसीबी एचसीबी की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में अगर मान लो 50 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन होते थे, बाकी 40 क्वेश्चन सोल्यूशन से देखते था। ये मेरी फैक्ट है, मेरे पास एचसीबी के दोनों वॉल्यूम का हार्ड कॉपी का सोल्यूशन था, लेकिन मैंने दोनों ही वॉल्यूम दिसंबर के आसपास तक, अरे वो इरडो का सोल्यूशन है, इरडो का तो मैंने क्वेश्चन पढ़ाते समय सॉल्व करना शुरू किया। अपने तैयारी के टाइम इरडो का बस एक क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा। हाँ ये सकते हैं, मतलब मैं जब मैं एडवांस में बैठा हूँ, एडवांस तो दूर हुआ था मेरा, एडवांस हुआ था अप्रैल में शायद, अप्रैल मई में, अब बहुत साल हो गया ना तो भूल गया, 2006 में। दिसंबर के एंड तक मैं ऐसे कंडीशन में था, रिपीटेड में था, कि मुझसे एचसीबी का तुम कोई भी क्वेश्चन पूछो, मतलब कोई तो बोलना सही नहीं है क्योंकि सच्चाई तो ये नहीं है, फंसते तो थे, सत्य तो यही है। बट मैंने एचसीबी किया था बस, ये फैक्ट है। अब तुमसे क्लियर बोलूँ बहुत अच्छा था नहीं पढ़ने में, बट एचसीबी करीब 80% क्वेश्चन में कर सकता था जब मैं अंतिम एग्जाम में बैठा था, 80% दोनों वॉल्यूम का। इजी क्वेश्चन में कभी छोड़ा नहीं आज तक, आज का भी यही हालत है। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आज मैं करता हूँ, बट वहाँ पे तो अपने तैयारी के टाइम पे डिफिकल्ट, मेरी इंग्लिश ऐसी की तैसी है, खराब है, उसमें दिखता भी होगा, इंग्लिश मेरी बहुत वीक है। तो अगर क्वेश्चन में 8 लाइन है, 7-8 लाइन है, तो मैं ऐसे ही छोड़ देता था, क्योंकि पढ़ता था तो अंतिम में जाते थे, पल्ले नहीं पड़ता था कि शुरुआत में क्या लिखा हुआ है क्या था, तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आना था, तो 7-8 लाइन क्वेश्चन ऐसे भी छोड़ना था। और नॉर्मली हम ये भी पाते थे कि 7-8 लाइन क्वेश्चन इजी नहीं होते थे, कई बार इजी होते थे, बट अधिकतम टाइम पर डिफिकल्ट होते थे। तो चाहे भगवान की मर्जी हो चाहे जिसकी मर्जी हो, ठीक है, 7-8 लाइन क्वेश्चन करने नहीं थे, और 2-3 लाइन के क्वेश्चन मुझे लगता था कि ये कर सकता हूँ क्योंकि समझ पाता था मैं, तो बस वही करता था। रैंक मेरी थी आईआईटी की 3003 और मेंस की रैंक थी 2337। हाँ वही तो तुमसे कहता, मैं ये सही कह रहा है, मैं तुम्हें नहीं पता है, मैं ना जिनको मैं पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को, उनको उनकी मैं एक रिस्पेक्ट करता हूँ। वो रिस्पेक्ट के पीछे पता है क्या कारण है? जब मैं अपनी को तुलना करता हूँ ना, जिसको मैं पढ़ाता हूँ इस समय, उस समय से, अगर तुम उस समय होते ना जिस वक्त मैंने तैयारी किया, तो तुम सब सिलेक्ट हो जाते आईआईटी के अंदर। इस समय कंपटीशन तगड़ा है क्योंकि हर बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है,
हमारे टाइम पे तो मुझे पता चला था जब मैं 10वीं क्लास में एग्जाम दे रहा था बोर्ड का, तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें क्या करना है? मैं कहा कि इंजीनियर बनूंगा। कहा कैसे बनोगे? पता ही नहीं, बट बनना इंजीनियर ही है। तो उसने कहा इसके लिए बीटेक करना पड़ता है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बीटेक कर लेंगे। 10वीं क्लास का फाइनल एग्जाम की बात बता रहा था, बीटेक कर लेंगे। तो उसने कहा कि बीटेक कहाँ से करोगे? मैंने नहीं बता, तुम बताओ बस कहाँ से करना, मैं वहीं से करूंगा। तो उसने कहा कि इसके लिए एक आईटी का एग्जाम होता है, वो निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा बस आईटी निकाला जाएगा। तो 11वीं क्लास में मैंने पापा से कहा कि पापा आप पता करो कि आईटी होता क्या है। तो पापा जॉब में थे, तो उन्होंने पता किया दोस्तों से। हाँ नहीं नहीं, तो पापा ने पता किया आईटी का एग्जाम के लिए तैयारी कहाँ होती है। तो कानपुर में आईटी की तैयारी होती थी मेरे टाइम पे। कानपुर, हाँ कानपुर में आईटी की तैयारी होता था। मेरे घर गोरखपुर में, यूपी में कानपुर में होती थी तैयारी उस समय पे। तो पापा ने कहा कि वहाँ जाना होगा। तो मैं कहा कि 11th क्लास से जब मैं था, तो मैं कहा कि नहीं 11th में नहीं जाएंगे, हम बाद में जाएंगे, पापा अभी नहीं जाएंगे, किताब बस लेते आओ। तो पापा गोरखपुर एक है, जानते हो ना गोरखपुर? हाँ, नाम सुना होगा तुमने। अरे योगी जी तो वहीं के हैं। तो वहां से एचसीबी किताब खरीद के लेकर आए। 11वीं क्लास में जब मैंने एचसीबी पहली बार पलटी ना, ये तो पल्ले नहीं पड़ रहा था क्या चल रहा है, क्योंकि इंग्लिश पूरी थी। अब मैं प्योर हिंदी बोर्ड का, अपने टीचर से पूछता था, फिजिक्स वाले टीचर से, कुछ पता ही नहीं पता था। कहता था ये क्या कर रहे हो, बोर्ड किताब लगाओ, ये मेरे बस का नहीं है। हाँ 11 तो ऐसी की तैसी हो गई, मतलब आईटी क्या होती है कुछ पता ही नहीं है, किताब ऐसे ही फेस रहा एचसीबी किताब। 12th क्लास में आईटी की तैयारी करने कानपुर गया। मुझे लग रहा है कि मुश्किल से 3 या 4 महीना पढ़ा होगा, सब बाउंसर लग रहे थे। ये चीज पल्ले नहीं पड़ता था यार कि क्या तैयारी हो रही है, क्या हो रही है। मतलब मुझे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं स्कूल का टॉपर था, मतलब उस गांव का स्कूल का टॉपर था वो मैं। मुझे इतना भरोसा था खुद पे कि अगर मैं, मुझे कोई भी पढ़ाएगा ना किसी भी लेवल पे, मैं समझ जाऊंगा। लेकिन हमें पता चला तैयारी करते समय कि यार हम गलत फहमी में जी रहे थे। वो बहुत बड़ी गलत फहमी थी। ऐसा मेरा मेरे अंदर डिमोटिवेशन लगा ना यार, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। दिसंबर में ही मैंने सारी कोचिंग छोड़ दी, घर भाग गया, सोच के कि मेरे बस का आईटी फाइटी नहीं है। फिर दिसंबर में घर गया, तो जो अपने स्कूल का टीचर था ना, मैं उसी से कहा कि तुम ही कुछ समझा दो, ये समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा कि तुमको क्या मैं समझा, मैंने भी आईटी की तैयारी की थी। बट मेरे बस का आईटी नहीं था, तुमको मैं कैसे निकलवा सकता? अरे छोड़ो, फिर बेकार की बात है, कहाँ लेके चले जाते। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं उसी किताब को वो लिया, और हिंदी में एक हिंदी की किताबें आती थी, हिंदी में पूरी किताब अब हिंदी मंगवा ली थी मैंने। तो हिंदी किताब पढ़ पढ़ के मेरे टाइम पे कंपटीशन थोड़ा वीक था। तो मैं 12th में एग्जाम दिया था, लेकिन तो मेरी रैंक थी मेंस की 19,000 रैंक थी, 19,000। 12th क्लास में रैंक थी 19,000। हाँ मेरी रैंक थी 19,000 12th क्लास में। और बोर्ड यूपी बोर्ड था, और आईटी का तो दूर दूर तक कोई लेने देना था नहीं। आईटी की रैंक आई थी 12,000, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि मैं मेन सेलेक्ट हो गया था, और 10 क्वेश्चन मेरे टाइम पे आए थे। एक 2 घंटे की एक पेपर होता था, 10 क्वेश्चन एक आता था एक पेपर में। अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन कर देना, तो मेरे टाइम पे था कि वो आईटी सेलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन कर दे तो आईटी सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम ही ऐसा था वो। बट हाँ, एक क्वेश्चन आईटी सिलेक्शन, और 2 घंटे का समय मिलता था एक क्वेश्चन करने के लिए। बस आंसर निकाल दो, सिलेक्ट हो जाओगे। हम फिजिक्स के भी 10 क्वेश्चन किए, बट होता ही था ना कि 4 इक्वेशन 5 चनो ऐसे बनते थे। 10 क्वेश्चन मेरा यही बना, और एक का भी आंसर नहीं आया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में ही यही हुआ। फिर काहे का सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मैं ड्रॉप लिया। तो ड्रॉप ईयर में मैंने थोड़ा बहुत सीख गया था, तो मैंने उसमें कसम खा ली थी। आज थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा था नहीं, तो बहुत बड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर गाँव का, क्योंकि गाँव वाले ना मम्मी से कहते थे कि आपका बेटा बर्बाद करता है, आपको बर्बाद कर रहा है, बेकार में पैसे खर्चा कर रहे हो, इससे बढ़िया कि पैसे बचाओ और कपड़े की दुकान खोल दो, कपड़ा बेचेगा, ये उसी लायक है। कानपुर में बर्बाद कर रहा और कुछ नहीं कर रहा। हाँ, पढ़ता उड़ता नहीं है, इसकी आदतें बहुत खराब हो गई हैं। कोटा नहीं गया, मैं कोटा आया था। मैं कोटा आया था 1 मंथ के लिए, ये बगल में एक कोचिंग है रेजोनेंस,
इसी कोचिंग में पढ़ने आया था। हाँ यार, लेकिन उस समय हालत ऐसी थी इन कोचिंगों की कि इनमें एडमिशन लेने के लिए ना टेस्ट देना होता था। आजकल तो ऐसी फ्री में बैठ के पढ़ो। तो मैं 1 मंथ तैयारी किया इस कोचिंग में। ये कोचिंग यहाँ नहीं थी, ये जो जवाहरलाल जवाहर बिल्डिंग है उधर है। हाँ, देखा हुआ एक कैंपस इधर है, तलवंडी साइड में है, वो बिल्डिंग होती थी। तो मैं एक बोरी में ना किताबें पैक करके अपने सर पे लेके ट्रेन में लादा, फिर ट्रेन से उतारा, फिर ऐसे करके मैं आया था यहाँ पे। हाँ, 4 दिन लगे थे मुझे यहाँ पे आने में, क्योंकि ट्रेन हर बार छूट जा रही थी, क्योंकि जनरल से आना था, टिकट था नहीं। और उससे मोबाइल भी नहीं हुआ करता था यार, कि घर से कोई कांटेक्ट होगा, ऐसी स्थिति थी। तो वो आया एडमिशन लेने के लिए, फॉर्म तक नहीं दे रहा था शक्ल देख के कि ये स्टूडेंट नहीं, ये काम करने वाला कोई है। हाँ जी, उसके बाद फॉर्म लिया, फिर 1 मंथ तैयारी किया, फिर सिलेक्शन हुआ तो पापा से कहा कि फीस दे दो। पापा, फीस लगी थी मेरी उस समय 35,000 रुपया लगी थी, क्योंकि 60,000 फीस थी, डिस्काउंट का 35,000 मेरा आया था। पापा से कहा तो पापा ने कहा कि पहले तो पेपर पे लिख के दो कि तुम आईटी में सिलेक्ट हो जाओगे, तब जाके मैं 30,000 रुपये खर्चा करूंगा, क्योंकि गाँव वाले तो कह रहे तुम पढ़ते ही नहीं हो। मैंने कहा कि भाई हम आईआईटी, मैं जान चुका था आईआईटी होता क्या है। मैंने कहा कि ये मेरे बस का नहीं है, लिखूंगा तो नहीं, आप मुझ पे यकीन करो कि मैं मेहनत करूंगा तो मेहनत करूंगा, बट कहो कि नहीं आईआईटी में सिलेक्ट हो जाओ, इसकी गारंटी नहीं दूंगा। एग्जाम है भाई आईआईटी का। अब मैं आईआईटी को अच्छे से जानता था कि क्या है, उस समय तक जान गया था कि आईआईटी है मतलब। पापा ने कहा घर आ जाओ, तो मैं 1 मंथ बाद घर चला गया था। वापिस घर गया, घर पे दादी से बात किया कि दादी पैसा चाहिए, मुझे तैयारी करना। पापा ने मना कर दिया था, फैक्ट है। दादी ने मुझे 15,000 रुपया दिया था 2006। 15,000 रुपये लेके मैं कानपुर चला गया था। कानपुर गया, और केमिस्ट्री और नहीं, फिजिक्स और मैथ की कोचिंग ही नहीं की, क्योंकि ये तो मुझे आता ही नहीं था। तो जो आता था वही पढ़ने का मन करता था। तो मैंने केमिस्ट्री की कोचिंग की थी 7,000 रुपया देके। केमिस्ट्री मुझे खूब आती थी, लेकिन अब ठीक है, जिससे भी क्या हो, क्या करोगे जान के। तो मैथ और फिजिक्स मैं तो खुद से पढ़ ली। किताब खरीदा, टीएमएच मैग्राहिल का मैथमेटिक्स की, और टीएमएच मैग्राहिल और रिहंत की किताब खरीदी फिजिक्स की, बस पढ़नी शुरू की। अब उसके बाद हनुमान जी की मैं पूजा करता था, और नॉनवेज में खूब खाता था। हाँ जी, तो मेरा एक फ्रेंड था, यश नाम था। उसने कहा कि भाई, वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसने कहा कि आज मेरे सपने में हनुमान जी आए थे, कहते कि राजकुमार अगर तुम मेरी पूजा करते हो तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे। मैंने कहा कि चलो आज से शुरू करते हैं। तो मैंने हनुमान जी से कहा, एकदम हकीकत बता रहा हूँ, कि अगर मैं आईटी में सेलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं नॉनवेज कभी नहीं खाऊंगा। और अगर, सुनो तो, अगर नहीं सिलेक्ट होऊंगा तो मैं नॉनवेज ऐसे खाऊंगा कि आपको इस बात पर अफसोस होगा कि धरती पर जिंदा क्यों है। मैंने मैंने उस दिन नॉनवेज छोड़ दी थी। पूरे 1 साल तक, जेई एडवांस के फाइनल एग्जाम तक मैंने नॉनवेज नहीं खाई। इसके बाद आईटी जेई एडवांस का रिजल्ट आया पहली बार 2003, नहीं पहले तो मेंस का रिजल्ट आया 2037। पापा ने 3 कंप्यूटर पे जाके देखा था। और तीनों से ये पूछ रहे थे, मुझे बता रहे थे कि मुझे यकीन ही नहीं था कि ये नाम तो तुम्हारा है, नीचे मेरा नाम ही नहीं, वो गलत नाम बता रहा है। ये कोई और लड़का है। तीनों कंप्यूटर ने जब एक ही चीज बताया तो उनको यकीन हुआ कि हाँ यही सिलेक्ट हुआ है। फिर एडवांस, लेकिन मेरा टारगेट एडवांस था। एडवांस जब सिलेक्ट हुआ ना, मैं उसके अगले दिन नॉनवेज खाया था, सोच के कि जो होना था हो गया, अब जो कर लो अब। मैं उसके बाद नॉनवेज खाया था, फिर लगातार खाया। नहीं, लेकिन अब इधर मैं छोड़ दिया हूँ, पिछले 6-7 महीने से मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। हाँ, अंडा खाता हूँ, बाकी नहीं खाता। क्या? हाँ, अब कुछ कसम खाई है। वाइफ की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, थी, खराब चल रही थी, तो मैंने कसम खाई है कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। सही हो गई है। नहीं नहीं, तबीयत है ना भैया, आईटी का एग्जाम थोड़ी है। आईटी का एग्जाम होता तो मैं फिर शुरू कर देता, लेकिन तबीयत पे नहीं कर सकता। ठीक है, क्या बता।
मुझे पूरे आईटी में ये लगा ना तैयारी के टाइम तक, अगर तुम अंतिम एग्जाम के दिन तक मोटिवेटेड रह गया ना कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, तो सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर तुम बीच बीच में कहीं भी डिमोटिवेट हो गए कि मेरे बस का नहीं है, तब फिर नहीं होगा। और इंडिया में मान के चलो कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे, ये बोलना नहीं चाहिए बट बोल रहा हूँ, सारे बच्चे गधे ही हैं। इंडिया सही में, इंडिया में अच्छे बच्चे है ही नहीं है। तो तुम कभी ये मत सोचो कि ये पढ़ने में अच्छा है। अगर तुम देखो अपने अगल बगल ना, तो तुम्हें लगेगा कि सब एक ही जैसे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सब एक ही जैसे हैं, बहुत बड़ा गैप नहीं है। तो सोच के देखो कितने पढ़े हैं सब गधे, तुम उनसे डिमोटिवेट क्यों होते हो? जैसे तुम हो वैसे वो है। अच्छा, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग शुरू करेंगे वेब ऑप्टिक्स। अच्छा, एक और चीज बता रहा था, क्योंकि समय कम है। मॉडर्न न्यूक्लियर तो पढ़े नहीं हो ना? मॉडर्न न्यूक्लियर नहीं पढ़े हो तो एक टॉपिक्स है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो, नहीं बुलाऊंगा तो नहीं है, क्लासेस बहुत हो जाती है मेरी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक्स हैं, आधे घंटे का एक वीडियो लेक्चर है, उसको मैं ग्रुप में सेंड करूंगा, उसको देख लेना। ठीक है, क्योंकि एडवांस के टॉपिक मैं क्लास में पढ़ा दूंगा, और मेंस का ये जो टॉपिक है ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हाँ वो मेरा ही लेक्चर है। ठीक है, एकदम प्रॉपर क्लियर होगा वो। उसके जो डाउट्स होंगे, अगर मैं आज वीडियो भेजता हूँ ना, आज मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का वीडियो भेजूंगा आधे घंटे का, कल मैं उसके डाउट डिस्कस कर दूंगा। अगर उस वीडियो में कहीं भी तुम्हें लगे इफ एंड बट ना, मुझे पूछना, बता दो। ठीक है, और वो जरूरी है, देख लेना। बाकी एडवांस के सारे टॉपिक क्लास में पढ़ाऊंगा, और जो मेंस का बचा वो भी क्लास में ही पढ़ाऊंगा।